हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ECS। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की तैयारी की। DSSB वैकेंसी जो अभी 2021 में नई निकली है, उसके बारे में इतने सारे डाउट्स हैं सभी के कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन को हटा दिया या नहीं हटाया है, वुमेंस का एज रिलैक्सेशन क्या है, PRT के लिए एज क्या है, TGT के लिए क्या है। इन सारे कन्फ्यूजन्स के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन उसके लिए एलिजिबल है कौन नहीं है। और OBC के लिए जो है, अदर स्टेट के लिए वो कौन सी कैटेगरी में रखे जाएंगे, इसके बारे में भी मैंने इससे पहले एक वीडियो उसमें डिस्कस किया है। तो आज हम बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में, और उसमें एक साइकोलॉजी, आज मैं एक साइकोलॉजी का टॉपिक अधिगम उसके बारे में बात करूँगी इस वीडियो में। साइकोलॉजी का एक टॉपिक अधिगम, उसमें उसके लिए एक पहले भी बनाया गया है वीडियो, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप साइकोलॉजी, इंग्लिश और सोशल स्टडी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले वीडियोस देखने के लिए। DSSB या और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले टीचर से रिलेटेड या कोई और रिलेटेड, तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने इंग्लिश के ग्रामर का सीरीज चलाई हुई है, उसमें बेसिक से स्टार्ट किया है। जिसको भी हेल्पफुल लगे, किसी भी SSC या कोई और एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का सिलेबस ओवरलैप कर रहा है और इंग्लिश में टेंसेस की जो बेसिक से स्टार्ट सीरीज की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और साइकोलॉजी के वीडियोस भी आएंगे इस पे हमेशा डेली। और सोशल स्टडीज़ की तैयारी करने वाले या GK की तैयारी करने वाले फैक्ट्स के थ्रू अपना वीडियोस देख के इसमें प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट की रोज़ आने वाली सीरीज को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जाके बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो ये भी बता दीजिएगा। हेल्पफुल हो तो आप वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है अधिगम, तो उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम। अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना ज़्यादा चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूँगी अभी इस वीडियो में। तो सभी से सजेशन है मेरा कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस वीडियो में। अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं यहाँ पे। बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उन इम्पोर्टेंट को मैंने कलेक्ट किया है। और उन इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को, जो कि बार बार किसी भी एग्ज़ाम को ले लो चाहिए, उन बार बार उन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, मैंने उन्हीं को लिया है और हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अभी। देखो, पहली परिभाषा वुडवर्थ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वुडवर्थ की डेफिनेशन होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। मतलब सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। हम कीवर्ड्स के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया है। छोटी सी परिभाषा है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी हमें कीवर्ड्स इनको, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लर्न नहीं हो पाएंगी, तो सभी सजेस्ट करते हैं कि आप कीवर्ड्स के थ्रू इनको लर्न करें। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। अब सेकंड है क्रो एंड क्रो के जो कीवर्ड्स हम याद करने चाहिए वो है आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान और एक अर्जन आप कर सकते हो कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। ये क्रो की परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन है। ऑल राइट। सो नेक्स्ट है गेट्स में अन्य की। गेट्स एवं अन्य का पहला जो वर्ड है प्रशिक्षण एवं अनुभव, ये हम लर्न कर सकते हैं कि प्रशिक्षण एवं अनुभव की जो बात की गई है वो किसने कही है, वो कही है हमारे गेट्स व अन्य महोदय ने। नेक्स्ट है स्किनर के बारे में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया। तो देखो सबने ही यूज की है, लेकिन उत्तरोत्तर सामंजस्य जो वर्ड है वो की वर्ड है, उसके थ्रू हम स्किनर की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। थर्ड है क्रोनबेक। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, सभी को लर्न करना है। इसलिए इससे अच्छा है कि हम इनके एक एक वर्ड को लर्न कर सकते हैं। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप जिसकी बात करता है वो होता है क्रोनबेक ने अनुभव के परिणाम स्वरूप जो बात कीवर्ड दिया है
वो है। ऑलराइट, आई थिंक वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा बहुत भी तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी जो मेन फोकस है साइकोलॉजी का, मेन पॉइंट्स हैं, या जो ज़्यादा बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैंने वही पॉइंट लिया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है। ऑलराइट, थैंक यू। अभी नेक्स्ट है अपना अधिगम की विशेषताएं। क्या क्या होती हैं अधिगम की विशेषताएं, वो देखेंगे। सबसे पहली जो ज़्यादा मैं पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब अधिगम है जो हमेशा चलता रहे, ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन चला, सीखना कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई सीखता रहता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही कॉमन है और बहुत ही पूछी भी जाती है। राइट, एक पॉइंट है अपना कि अधिगम जो है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कभी भी कहीं भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीखता रहता है। वो चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे मानव, सभी सभी सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई एक आदमी सीखता है, बच्चे, जानवर, बड़े, बूढ़े, और जानवरों के बारे में भी ऐसा कहते हैं, और कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। वो होती है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। ऑलराइट, देखो ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट विशेषता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। जो ये ऑप्शन दिए हैं हमने, अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जो व्यक्तिगत है, सामाजिक है, या व्यक्तिगत के एवं सामाजिक दोनों है। इसमें पूछा है कि अधिगम है जो कैसी प्रक्रिया है, या व्यक्तिगत है, या सामाजिक है, या फिर दोनों है। तो इसमें हमें यूनिक या आंसर है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, दोनों है। तो यूनिक आंसर हमारा हुआ कि ये व्यक्तिगत है और सामाजिक दोनों है। मतलब एक आदमी जो भी है, कोई भी है, बच्चा हो या फिर आप अपने आप से ले लो, कि वो खुद से भी कुछ सीखता है, और जब समाज में जाता है तो भी वो सीखता है। तो इसलिए ये विशेषता हुई कि अधिगम जो व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत तो है वो जब खुद सीखता है, खुद से भी सीख लेते हैं, और सामाजिक है जो समाज के थ्रू कुछ सीखते हैं, वो होती है सामाजिक। आई थिंक सो सिंपल, सो इजी, वेरी गुड। एक इम्पोर्टेंट और विशेषता है, डेफिनेशन नहीं, सॉरी, कि सीखना नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों है। मतलब कुछ नकारात्मक चीज़ें भी सीखते हैं, और सकारात्मक पॉजिटिव भी सीखते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों प्रकार की चीज़ें सीखते हैं। जिसमें नकारात्मक फिर उन नकारात्मक चीज़ों को, जैसे कोई नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें सीख लेता है, तो समाज के द्वारा, एक वैज्ञानिक बताया कि समाज के द्वारा उनको वांछित यानी कि परिमार्जन करके, उनमें कुछ ऐड करके, या फिर उनमें कुछ संशोधन करके उसको ठीक किया जाता है, फिर उनको सकारात्मक किया जाता है। वो होती हैं नकारात्मक या सकारात्मक दोनों। देखो इस विशेषता में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैस्लो की, कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। ये किसने किसने कहा है कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है? उद्देश्यपूर्ण है, ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम से, बहुत फेमस है। तो ये स्टेटमेंट मैस्लो का, मैस्लो ने कहा है सीखना मतलब कोई उद्देश्य होता है तो आदमी सीख लेता है, वरना बिना उद्देश्य को कोई सीखा नहीं जाता है। अब अधिगम है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अधिगम है, अधिगम क्या है? प्रक्रिया है, परिणाम है? प्रक्रिया है ना कि परिणाम। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है, तो इसमें प्रक्रिया भी ऑप्शन में है और परिणाम भी ऑप्शन में है, और प्रक्रिया है ना कि परिणाम, ये भी ऑप्शन में। तो अब इसके लिए क्या ऑप्शन चूज करें, ये प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है, और जब दिमाग काम नहीं करता है तो हम कैसे आंसर्स इनमें निकाल सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए और उनमें आंसर निकालना हो, तो जो यूनिक आंसर होता है, यूनिक आंसर का मतलब जो सभी को, जो सारा ऑल ओवर क्रिएट कर लेता है। तो ऑल ओवर में क्या है? अधिगम प्रक्रिया है, हाँ ये भी सही है। अधिगम परिणाम नहीं है, हाँ ये भी सही है। तो दोनों को अगर आंसर्स को समेटे, वो आंसर कौन सा है? वो आंसर हमारा थर्ड, कि अधिगम प्रक्रिया है ना कि परिणाम। तो ऐसे हम आंसर को कर सकते हैं सोल, अधिगम प्रक्रिया है ना कि परिणाम। ऑलराइट, थैंक यू। हाँ, मैं बार बार थैंक यू बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो हमारी फिनिश हो गई है। ऑलराइट, हाँ, अभी हमारी नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उनमें है, देखो पहला कारक है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक, वो है हमारी अभिप्रेरणा। इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, व्यक्तिगत कारक में फर्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा
को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है? देखो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है। तो यहाँ पे आंसर हम क्या करेंगे? स्किनर। गुड आंसर है अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग स्किनर ने कहा है। अब अभिप्रेरणा होती है वो कैसे प्रभावित करती है, उसके लिए देखो ये पॉइंट्स हैं। ये व्यवहार परिवर्तन में करती है, ध्यान केंद्रित करने में भी अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। ये इनमें कुछ समझाने का नहीं है, ये ऐसे कैसे कीवर्ड्स या स्टेटमेंट हैं या फ्रेजेस मान लो, इनको हमें ऐसे कैसे लर्न करनी है, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो एग्ज़ाम की या बुक की लैंग्वेज ही पूछता है। हमारी जो लोकल लैंग्वेज में हम समझ जाते हैं कि ऐसे वैसे 2-4 उदाहरण दे दिए, ऐसे में कुछ आंसर नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ हम समझ सकेंगे। तो आंसर करने के लिए हमें ये फ्रेज चाहिएंगी। लर्न होना ज़रूरी है इन फ्रेजेज का, कि व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करने में, मानसिक विकास में रुचि, अनुशासन, शीघ्र अधिगम में उपयोगी। ऑलराइट, तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा इनको। इनकी फ्रेजेज हैं ये बुक्स की और उन्हीं की लैंग्वेजेज हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं उनकी, ये हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वोकैबुलरी होती है और वो एक क्वेश्चन पेपर में यूज़ की जाती है, हमारी बनाई हुई नहीं यूज़ की जाएगी। ऑलराइट, ओके। सो शिक्षक के पास जितने भी साधन होते हैं उनमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है कि ये किसने कहा, ये किसका स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? स्टीफेंस का है। स्टीफेंस, वेरी गुड, स्टीफेंस का है अभिप्रेरणा के बारे में। अब अभिप्रेरणा के बारे में कुछ और स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि अभिप्रेरणा नाम न पूछकर वहाँ पे ये स्टेटमेंट दे के पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट, जैसे अधिगम की शुरुआत किसे कहा है, हम आंसर होगा अभिप्रेरणा। अधिगम की सुनहरी, ये सुनारी नहीं है सुनहरी सड़क, अधिगम की सुनहरी सड़क, गोल्डन, ये किसी का गोल्डन पथ जिसे बोलेंगे, ये क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है? स्थिति, सिचुएशन जिसको बोलते हैं, वो होती है अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वोत्तम आधार किसे का है? इसका भी आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा की 4-5 स्टेटमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी लर्न करना जरूरी है। ऑलराइट, ओके। अब व्यक्तिगत कारकों में कुछ और भी हैं जो कि कॉमन है। वो अभिप्रेरणा के बाद में इच्छा आती है, इच्छा सेकंड नंबर पे होती है। देखो इनका सीक्वेंस ज़्यादा की सबसे महत्वपूर्ण होती है वो तो होती है अभिप्रेरणा। सेकंड नंबर पे अभिप्रेरणा के बाद में जो पूछा जाए वो होगी अभिप्रेरणा के बाद सर्वश्रेष्ठ इच्छा शक्ति। फिर अगर पूछा जाए तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, इसका नंबर 3rd होगा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि स्वस्थ शरीर में एक स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? अरस्तु का, बहुत फेमस है और बहुत पुराना है, सबसे पहले आया अरस्तु। अब और स्वास्थ्य के बाद में आएगा परिपक्वता व आयु। परिपक्वता व आयु भी प्रभावित करती हैं। वो कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे किसी ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने एग्जाम्पल दिया कि मैंने एक छोटे बच्चे को वो पहले कुछ सिखाया लेकिन वो उस टाइम पे तो नहीं सीखा, लेकिन 2 साल बाद मैंने वही चीज़ उसको सिखाई तो उसने आसानी से सीख लिया। ये किसका प्रभाव पड़ा? ये पड़ा परिपक्वता का। मतलब जो परिपक्वता, जितना ज़्यादा परिपक्व होगा एडल्ट, मेच्योर जिसे बोलेंगे, जितना ज़्यादा मेच्योर होगा उतना जल्दी सीखेगा। परिपक्वता और अधिगम में दोनों में देखो अंतर संबंध बताया, मतलब दोनों इंटीग्रेटेड हैं। वो कैसे हैं अंतर संबंध इनमें, कैसे हैं? जैसे परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस करेंगे तो जैसे परिपक्वता पर तो पड़ता है वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। जैसे उसकी हाइट, उसकी जो भी होती है शरीर से, बॉडी से रिलेटेड, वो वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। और अधिगम होता है वो वातावरण से निर्धारित होता है। अधिगम का प्रभाव वातावरण, मतलब जिस जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा कोई, वो वैसी ही बातें सीखेगा और वो वैसा ही बनेगा। जैसे कोई हाई सोसाइटी में, हाँ इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जिसने वो ऐसे ही सोसाइटी में लेकिन बहुत अच्छा है, वो कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कि जो कोई बच्चा, अगर 2 बच्चे, उनमें से 2 को एक साथ रखा जाए, एक को अच्छे वातावरण में रखा है, दूसरों को थोड़ा सा कम मिला है, वो उसमें रखा है, तो जो अच्छे वातावरण वाला उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, और जो कम अच्छा एनवायरनमेंट में रहा, उसको फैसिलिटीज़ कम मिली हुई हैं, तो उसका डेवलपमेंट थोड़ा कम होगा तुलना में उसके। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
बाय बाय।